हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विश्लेषिक फलन क्या होता है और विश्लेषिक फलन के हमने प्रॉपर्टी के बारे में जाना था कि विश्लेषित फलन कोई भी फंक्शन विश्लेषित कब होगा। हमने बताया था कि कोई भी जो फंक्शन होगा वो विश्लेषित तब होगा जब उसमें जो अवकलन है जो प्रत्येक प्रांत यथा फंक्शन प्रत्येक प्रांत पर अवकलनीय हो और उसमें कॉची इक्वेशंस संतत हो। और कल हमने एक थ्योरम की थी जिसके आधार पर हमने एक रिलेशन ज्ञात किया था। वो रिलेशन था हमारा एफ डैश जेड इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स। ये एक थ्योरम के बेस पर हमने ये रिलेशन ज्ञात किया था और आज उससे आगे चलते हैं, सेकंड थ्योरम पर चलते हैं और हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट थ्योरम देखते हैं जैसे सम्मिश्र प्रांत में यदि फलन एफ जेड अवकलनीय है तो वह सतत होगा परंतु विलोम सत्य नहीं। अर्थात कोई भी फलन जब अवकलनीय है तो ऐसा तो माना जा सकता है कि वह संतत तो होगा, लेकिन थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं माना जा सकता कि यदि कोई फलन संतत है तो ज़रूरी नहीं वह अवकलनीय ही होगा। यानी कि ये बातें हमने 12th क्लास में पढ़ी थी कि कोई फलन संतत हो रहा है तो ज़रूरी नहीं वह अवकलनीय होगा, लेकिन कोई भी फंक्शन अवकलनीय है तो वह फिक्स हो जाता है कि यह संतत तो होगा ही, क्योंकि संतत होने के बाद ही हम उसकी अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे माना सॉल्यूशन देखते हैं, माना एफ जेड प्रांत डी में जेड इक्वल टू जेड नॉट पर अवकलनीय है। मान लिया एक बार, तो एफ जेड नॉट पर अवकलनीयता के फॉर्मूले का अकॉर्डिंग देखते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट परिमित और अद्वितीय। अर्थात मेरा मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि कोई फंक्शन जेड इक्वल टू जेड नॉट पर अवकलनीय है तो यह फंक्शन विद्यमान तो होगा ही होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिद्ध करना है कि एफ जेड जेड इक्वल टू, सबसे पहले हम सांतता चेक करेंगे, उसके बाद में अवकलनीयता चेक करेंगे। तो सांतता चेक करते हैं कैसे, अर्थात माना लिमिट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट, यानी कि मैंने संतत में हम संतत कैसे चेक करते हैं, कोई भी फंक्शन की सांतता कैसे हैं चेक करते हैं, हम उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, उसकी दाईं सीमा चेक करते हैं और उसकी बाईं सीमा चेक करते हैं। यदि तीनों चीज़ हमें इक्वल आ जाए तो वह संतत फंक्शन होता है। तो उसी तरह मैंने यहाँ बिंदु पर चेक किया, यानी कि उस बिंदु पर चेक किया। अब उसकी दाएं फंक्शन चेक करेंगे, तो जब बिंदु पर मैंने चेक किया तो प्रथम सिद्धांत से हमने जो 12th क्लास में पढ़ा था उससे क्या हो जाएगा, एफ जेड माइनस एफ जेड ओ, यानी कि मैं इसको पक्षांतरण करने पर मेरे पास ये चीज़ आती है और इस चीज़ को मैं जेड माइनस जेड नॉट और जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यदि दोनों तरफ लिमिट लगाता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, सांतत्य का, एफ डैश जेड का फॉर्मूला बन जाता है। और जब इसमें जब z इक्वल टू जेड टेंस टू जेड नो रखता हूँ तो मेरे पास ये ज़ीरो वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब क्या होता है कि एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट मेरे पास क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल होंगे, कि इसकी वैल्यू ज़ीरो होगा तो ये इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा तो ये इसके बराबर होगा। तो हमने ये याद कर लिया कि एफ जेड इक्वल टू जेड नॉट पर संतत तो है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अब उसका विलोम करते हैं कि z इक्वल टू जेड नॉट पर संतत नहीं होगा। तो मैंने एक फंक्शन लिया एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो हमने पहले कुछ क्लासों में, पिछली क्लासों में पढ़ा है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन इस प्रकार आ जाए कि मॉड जेड स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। सेकंड चीज़ ये है कि कोई फंक्शन हमें ये दे दे और कह दे इसका इक्वेशन ये है, यहाँ 2 है 2, तो ये हमारे पास एक वर्त का इक्वेशन कहलाता है जिसमें वर्त का सेंटर 2 होता है और सेंटर
2 होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे समीकरण हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये एक वर्थ का इक्वेशन है, मॉड ऑफ जेड किसका इक्वेशन है, वर्थ का इक्वेशन है, जिसका वर्क करते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे पास माना z इक्वल टू x प्लस आयटा y है। ये चीज़ें जो पिछली जो लो लेवल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें मैंने बताई है। तो यदि मैं z मोड का मापांक याद करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यदि मैं इसको दोनों पक्षों में वर्ग करता हूँ तो मॉड ऑफ z स्क्वायर मेरे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आ जाता है। तो ये मेरे पास आ गया। तो बहुपद प्रांत संतत होगा। तो मैंने मान लिया संतत है। तो लिमिट अवकलनीयता के लिए यदि मैं चेक करता हूँ तो लिमिट डेल z टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जे, यानी कि अवकलनीयता का फॉर्मूला लगाता हूँ और मैं इसके स्थान पर इसकी वैल्यू रखता हूँ। तो यानी कि अवकलनीयता चेक करनी है हमें। तो z प्लस डेल जेड मॉड ऑफ स्क्वायर माइनस जेड मॉड ऑफ स्क्वायर और अपॉन में डेल जेड। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड बार। इसकी टोटल प्रॉपर्टी इसी वीडियो में मैं आपको सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा कॉम्प्लेक्स की। तो एफ डे जेड इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ आ जाती है और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसे कैंसिल हो जाता है। तो हमारे अंतिम लास्ट में ये चीज़ आती है और जब हम डेल जेड टेंस टू 0 अग्रसर करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि विपरीत फंक्शंस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि डेल जेड यदि मेरे पास 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो डेल एक्स भी 0 की ओर अग्रसर होगा, डेल वाई भी 0 की ओर अग्रसर होगा और डेल जेड बार भी 0 की ओर अग्रसर होगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो जाती है। तो चलते हैं कि लिमिट मेरे पास ये फंक्शन आ गया, शेष बचा हुआ। अब इसमें क्या करते हैं कि लिमिट से लिमिट लगाते हैं तो मेरे पास ये फंक्शन आ जाता है और इसको हम फर्स्ट एंड सेकंड केस के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं कि फर्स्ट केस होगा हमारा डेल जेड एक्स प्लस आइटा वाई। तो फर्स्ट केस हम क्या मानते हैं, अक्ष के अनुदिश मानते हैं। थ्योरम पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग हमने थ्योरम मानी थी, 2 केस लिए थे, एक तो अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश। तो फर्स्ट केस लेते हैं अक्ष के अनुदिश। जब हम अक्ष के अनुदिश लेंगे तो डेल वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और जब 0 की वैल्यू रखते हैं तो मेरे पास ये फंक्शन प्राप्त हो जाता है। अब सेकंड केस लेते हैं, यानी कि जब डेल जेड वाई एक्स की ओर होता है तो डेल वाई की वैल्यू 0 हो जाती है और जब इक्वेशंस फर्स्ट में जब डेल वाई इक्वल टू 0 रखते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। और इससे मुझे पता चलता है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थर्ड से जो हमारा एफ डेल जेड है वो तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है, संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। अर्थात इस थ्योरम से हमें देखने को मिला कि कोई फंक्शन यदि अवकलनीय होगा तो वह संतत तो होगा ही होगा, यदि कोई फंक्शन संतत है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह अवकलनीय हो या नहीं हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम याद करेंगे त्रिविमीय प्रक्षेप। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूं एक वर्त होता है, एक इसमें वर्त होता है और इसमें मैंने एक समतल ले लिया। अब मुझे त्रिविमीय प्रक्षेपण में वो बिंदु ज्ञात करना है जो वर्त और समतल जहाँ दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। तो मैंने ये बिंदु ले लिया, यानी कि ये मैंने एक्स माना, ये वाई माना, ये जेड माना, ये एक्स माना और ये वाई माना। तो इस प्रकार ये कोई इक्वेशन जाती है, यानी कि ये गोले में से, जैसे मैं चित्र साइन नहीं है तो इसको मैं कुछ यहाँ देख ले, यहाँ देखते हैं तो एक समतल एक वृत्त है जो यहाँ y अक्ष और z है, बिंदु n के निर्देशांक है 0 0 0 और बिंदु a डैश के निर्देशांक है x y z और बिंदु, इसको मैं नाम दे देता हूँ
बी, बिंदु बी के निर्देशांक एक्स वाई 0, अर्थात जो यहाँ है, या जैसे यहाँ वाई जेड की वैल्यू 0 कैसे हुई, जैसे हम इस प्रकार देखते हैं तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू तो एक्स वाई है, लेकिन जेड यहाँ 0 है, क्योंकि यहाँ जेड का क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार जब इसको देखते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें इस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। हमें बिंदु ए डैश के निर्देशांक याद करने हैं जो समतल और गोले को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सर्वप्रथम इसके लिए हम करते हैं कि गोले का इक्वेशन हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा जब इसका जो सेंटर हो वो क्या हो, 0 हो। तो हम पाई प्रक्षेप, इसको मैंने क्या माना, पाई प्रक्षेप, जो समतल को मैंने क्या माना, पाई प्रक्षेप, जहाँ z इक्वल टू 0 है। तो हम देखते हैं कि टोटल बिंदुओं के निर्देशांक हम यहाँ लिख लेते हैं। n के निर्देशांक मेरे पास ये है, a डैश के निर्देशांक मेरे पास ये है, और बिंदु a के निर्देशांक यहाँ a है तो a के निर्देशांक ये है। टोटल निर्देशांक हमने यहाँ प्रूफ कर लिए, और हम देखते हैं कि जो तीनों पॉइंट है ए डैश और एन, ये एक संरेख की स्थिति पर पोजीशन पर है। तो हम संरेखता कैसे प्रदर्शित करते हैं, हम देखते हैं कि जो ये अनुपात होगा, जो तीन बिंदु ये है, तो ये जो अनुपात है, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात, ये आपस में बराबर, इस अनुपात के बराबर होते हैं। तो इसकी वजह से जब देखते हैं कि x माइनस 0, तो x माइनस 0, तो x, ये x और ये 0, x माइनस 0 अपॉन में x माइनस 1, यानी कि ये अनुपात और ये अनुपात का अनुपात, यानी कि ये दूरी और इस दूरी का अनुपात बराबर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस y और y माइनस 0 और y माइनस 0, ये इसके अनुपात में, यानी कि ये दूरी इसके अनुपात में होगी। और z माइनस 1, z माइनस 1, तो z माइनस 1 और अपॉन में 0 माइनस 1, यानी कि ये दूरी इस अनुपात, यानी कि इन दूरियों का अनुपात बराबर होगा जब कोई तीन बिंदु संरेखता के पोजीशंस में होते हैं। तो इनसे हम क्या माने, इसको इन सभी के बराबर मैंने क्या माना, और इसे मैं कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z की वैल्यू ज्ञात कर लूँगा। और हमें पता है कि x y z गोले पर स्थित है। हमें पता है कि जो ये x y है ये गोले और समतल दोनों में उपस्थित है, तो ये दोनों के इक्वेशंस को संतुष्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं गोला लेता हूँ और गोले को समीकरण को संतुष्ट करता हूँ। तो इस समीकरण में यदि मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, जहाँ मैं x y z की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। अर्थात मेरे पास k की वैल्यू ये प्राप्त हो जाती है, k की वैल्यू 2 अपॉन, k की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त होती है, k की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाती है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाती है, जिसको मैं यहाँ रख कर कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z तीनों की फॉर्म ज्ञात कर लूँगा। और तीनों के निर्देशांक मेरे पास ये हो जाएंगे, ये मेरे पास तीनों के निर्देशांक हो जाएंगे। कौन से वाले, सॉरी, यानी कि ए डैश के निर्देशांक मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये ए डैश के निर्देशांक हो जाएंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। और यदि मैं इसको एक z के रूप में मानूँ, यदि मैं इसको एक z के रूप में मानूँ, अर्थात मेरे पास जो z है, जो मेरे पास जो k है वो 1 माइनस जेड है, और k के स्थान पर यदि 1 माइनस जेड रखूँ, यदि k के स्थान पर यदि मैं 1 माइनस जेड रखूँ, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर यदि मैं मोड ऑफ जेड स्क्वायर रखता हूँ, तो मेरे पास ये निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं जो जेड की फॉर्म में उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, जैसे इक्वेशंस जो मैंने निर्देशांक ज्ञात किए थे, वहाँ से यदि मैं x और y
एक्स वाई और जेड की वैल्यू निर्देशांक ज्ञात कर लेता हूँ तो मेरे पास ए के निर्देशांक भी ज्ञात हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक्स का भी निर्देशांक है, वाई का भी निर्देशांक है, जेड का भी निर्देशांक है। और मैं इन निर्देशांकों को यदि मैं बिंदु ए में रख देता हूँ तो मेरे पास ए के भी निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि सम्मिश्र प्रक्षेपण में एक पॉइंट है, सम्मिश्र प्रक्षेपण में वृत्त का प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखा होता है। हम देखते हैं कि जो त्रिविमीय प्रक्षेपण है तो उसका जो बनने वाला जो समीकरण होगा या तो वृत्त होगा या फिर सरल रेखा होगा। इसको हम किस प्रकार देखते हैं, हमें पता है जो गोले का समीकरण है वो क्या है, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो माना गोला है उस पर समतल स्थित है, तो जो गोले के निर्देशांक होंगे वो इस समतल के भी निर्देशांक होंगे, और जब समतल के निर्देशांक होंगे तो ये समतल के इक्वेशंस को भी संतुष्ट करनी चाहिए। तो मैं इन निर्देशांकों को समतल के समीकरण में रख देता हूँ। जब कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है। और इसमें यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशंस फर्स्ट प्राप्त हो जाता है, और इसको अरेंज करता हूँ तो सी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2by डी माइनस सी प्राप्त हो जाता है। यदि सी प्लस डी यदि ज़ीरो बन जाए तो मेरा ये इक्वेशन जो होगा इसकी वैल्यू टोटल ज़ीरो हो जाएगी, और ये मेरा एक लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। यदि सी प्लस डी इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो मेरा ये जो समीकरण होगा वो हमेशा एक वृत्त का इक्वेशन कहलाएगा। यही बात हमें प्रूव करनी थी कि कोई भी सम्मिश्र प्रक्षेपण में बनने वाला इक्वेशन या तो वृत्त होता है या फिर गोला होता है। तो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था जो भी कॉम्प्लेक्स की जो भी कंडीशंस हैं मैं आपको टोटल कंडीशंस यहाँ पर आपको अप्लाई बता दूंगा। तो फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास, जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो ये है कि यदि Z1 और Z2 जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 और Z2 कब बराबर होंगे, जब उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट तो आप जानते होंगे, पिछले कॉम्प्लेक्स वीडियो में सभी आपको बताया हुआ है, कोई भी चीज़ छूटी हुई नहीं है। तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी में ऐड होता है। यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रकार मल्टीप्लाई होगा कि x1 x2 और माइनस का आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर की पोजीशन क्या है -1 होती है। तो यहाँ x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 ये इक्वेशन प्राप्त हो जाए। जब डिवाइड करते हैं तो इसको परिमेयकरण करते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, और हम डिवाइड के रूप में इसको इस प्रकार भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन, ये प्राप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो कंडीशन क्या है वो है कि 1/z किसके बराबर होगा, z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर, और मॉड ऑफ z स्क्वायर बराबर इसके जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। यानी कि मेरे जो टोटल कंडीशंस है, जो पूरी कंडीशंस है मैंने पिछले वीडियो में सारी प्रूफ के साथ आपको बता रखी है। और यदि आपको थोड़ा बहुत याद भी नहीं है पहले की चीज़ें तो मैंने यहाँ भी आपको लिख के बता दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि ये कुछ और कंडीशन है जो कुछ इस प्रकार है कि मोड आई की वैल्यू हमेशा के लिए 1 होती है, और 1 कैसे आती है जो मैंने प्रूफ करके बताया। और हम मोड ऑफ Z1 Z2 का बार निकाल सकते हैं तो गुणा में इस प्रकार लिख सकते हैं, और डिवाइड के रूप में बार परिमाण का निकालते हैं तो हम डिवाइड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि ये पावर n मोड ऑफ बार के बाहर है तो इसको अंदर भी लिख सकते हैं। और Z1 Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 Z2, यानी कि मैं ये चारों कंडीशन एक प्रकार से एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको अलग से बता दूंगा, जो पिछले वीडियो में वैसे तो प्रूफ है लेकिन
अब की बार अलग डिज़ाइन से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे इनको सरल तरीके से किस प्रकार प्रूव किया जाता है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट चलते हैं कि एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड की कंडीशन क्या होती है, इसको एम्पलीट्यूड जेड भी लिख सकते हैं और आर्ग जेड भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू tan इनवर्स y/x होता है। जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा लॉग की तरह व्यवहार करता है। जैसे एम्पलीट्यूड z1 z2 इक्वल टू एम्पलीट्यूड z1 माइनस z2, अर्थात यदि मैं लॉग में यदि z1 अपॉन z2 रखता हूँ तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, log z1 माइनस log z2। तो एम्पलीट्यूड भी कुछ इस प्रकार ही व्यवहार करता है जो log के समान होता है। एम्पलीट्यूड zi ये होता है π/2 प्लस एम्पलीट्यूड z, और जो एम्पलीट्यूड माइनस zi ये माइनस π/2 एम्पलीट्यूड z। तो इस प्रकार सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस, इसको ध्रुवीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। और हमें पता है कि कोस साइन बराबर ये होता है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, जो कि हमें टेलर क्या, कौन सी प्रमेय है, सॉरी अभी मेरे जहन में वो प्रमेय नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रूर वो प्रमेय बता दूंगा। तो कोस थीटा बराबर ये होता है और कोस आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2i होती है। और इसको हम लिख सकते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा बराबर किसके बराबर होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा होता है। और जब इस इक्वेशंस को जब हम जोड़ते हैं, जब इस इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो मेरे पास कोस की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और जब इक्वेशंस को जब नेगेटिव यानी कि घटा देते हैं तो मेरे पास साइन की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, साइन की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम इस फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट क्यों ले जा रहे हैं, तो आज कंप्लीट है फर्स्ट यूनिट। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर, थैंक यू।